बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ो लिखो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पास इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पास इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव पैसिव को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पास इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आप लोग पेपर में पास इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव पैसिव को सॉल्व करते हुए मिस्टेक नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को पास इंडेफिनेट टेंसेस का कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप लोगों को पास इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो लफ्ज़ वॉइस है इस पर गौर करें। वॉइस का मतलब है यहाँ पर बात करने का अंदाज। अब बात करने के दो ही अंदाज हैं, या तो बात एक्टिव वॉइस में कर दी जाए या पैसिव वॉइस में कर दी जाए। एक्टिव वॉइस में जब हम बात करेंगे तो हमारा फोकस होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, और जब हम लोग पैसिव वॉइस में बात करेंगे तो हमारा फोकस होगा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो एक्शन डूअर होता है, या ऐसे कह लें जिस शख्स या जिस चीज़ ने सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म किया हो और उस चीज़ या उस शख्स के बारे में सेंटेंस लिखा जाए, उसे सब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास। बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया। मामा के जहेज़ का ग्लास तोड़ दिया। अब ग्लास तोड़ने का एक्शन एक बच्चे ने परफॉर्म किया है और उस बच्चे के बारे में ही, उस बच्चे के एक्शन के बारे में ही ये सेंटेंस लिखा गया है। तो यहाँ पर द चाइल्ड ये सब्जेक्ट है, और जब सेंटेंस का फोकस सब्जेक्ट पर हो तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन अगर सेंटेंस का फोकस ऑब्जेक्ट पर हो तो तब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास, द चाइल्ड है सब्जेक्ट, क्योंकि बच्चे ने एक्शन परफॉर्म किया, उस चाइल्ड ने एक्शन परफॉर्म किया। अब जो एक्शन परफॉर्म किया गया है वो है वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब है ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक। अब जिस चीज़ ने एक्शन रिसीव किया, जिस चीज़ पर एक्शन का असर हुआ, या कह लें जिस चीज़ पर काम हुआ, वो है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द ग्लास। अब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने फोकस करना है अब सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर। द ग्लास वाज ब्रोकन बाय द चाइल्ड, ये है पैसिव वॉइस। अब हमने सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट रख दिया और ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अहमियत दे दी और सब्जेक्ट की अहमियत कम कर दी। अब इस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को हटा भी दें तो कोई मसला नहीं, तो सेंटेंस कुछ यूं बन जाएगा बिना सब्जेक्ट के, द ग्लास वाज ब्रोकन, ग्लास टूट गया। अब समझ लो बच्चा जिसने अपनी मामा के जहेज़ का ग्लास तोड़ दिया है, वो मामा की पिटाई से, थप्पड़ों से बचने के लिए पैसिव वॉइस का यूज़ कर रहा है। बच्चा अब ये नहीं कह रहा मैंने ग्लास तोड़ा, बच्चा अब ये कह रहा है ग्लास टूट गया। देखो, पैसिव वॉइस का यूज़ करते हुए बच्चे ने खुद से फोकस हटा दिया और सारा फोकस ग्लास पर कर दिया। तो पैसिव वॉइस का यूज़ करने से बच्चे को मार नहीं पड़ी, क्योंकि एक्शन परफॉर्म करने वाले का पता ही नहीं, ग्लास किसने तोड़ा ये मेंशन ही नहीं किया गया। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का फोकस होता है सब्जेक्ट पर और पैसिव वॉइस में सेंटेंस का फोकस होता है ऑब्जेक्ट पर। तो पैसिव वॉइस में अगर हम लोग सब्जेक्ट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन बोर्ड के पेपर्स में स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही यूज़ करने हैं। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करने वाले पर, सब्जेक्ट पर फोकस करता है, और पैसिव वॉइस एक्शन के कंप्लीट होने पर और एक्शन के रिजल्ट पर फोकस करता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक्टिव और पैसिव इन लफ्ज़ों के उर्दू मानी से भी आप लोग कंसेप्ट याद रख सकते हो। एक्टिव का मतलब होता है चुस्त और पैसिव का मतलब होता है सुस्त। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो बड़ा चुस्त होता है, एक्टिव होता है, एक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को सुस्त कर दिया जाता है और सब्जेक्ट का एक्शन जिसने रिसीव किया, यानी कि ऑब्जेक्ट ने एक्शन रिसीव किया, तो ऑब्जेक्ट को
सेंटेंस का फोकस बना दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग सब्जेक्ट को बड़ा भाई समझ लो और ऑब्जेक्ट को छोटा भाई समझ लो। ख़ानदान में बड़े भाई को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और छोटे भाई को कम अहमियत दी जा रही है। ख़ानदान वालों का फोकस बड़े भाई पर है, छोटे भाई पर नहीं है। तो यानी कि बड़ा भाई सब्जेक्ट है और उस पर फोकस किया जा रहा है, तो समझ लो सेंटेंस बन गया एक्टिव वॉइस। लेकिन एक दिन छोटे भाई ने कुछ ऐसा किया कि खानदान वालों का सारा फोकस बड़े भाई से हटकर छोटे भाई पर चला गया। छोटे भाई ने ऐसा क्या किया? 9th क्लास के बोर्ड के पेपर्स में फर्स्ट पोजीशन ले ली। तो अब फोकस छोटे भाई पर है यानी ऑब्जेक्ट पर है, तो सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस। बड़ी ठंडी सी मिसाल थी स्टूडेंट्स। मौसम भी काफ़ी ठंडा ठंडा है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपने किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, ऑलमोस्ट इन 4 रूल्स का ही यूज़ होगा। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें और उनकी जगह बदल दें। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आएं। ग्रामेटिकली अगर देखा जाए, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए, तो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर फंक्शनली और लॉजिकली देखें, तो जो वर्ड सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो वर्ड एक्शन रिसीव कर रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो पैसिव वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ज़रूर बदलते हैं, लेकिन उनका काम नहीं बदलता। पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट फिक्रे के आखिर में चला जाता है और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में चला जाता है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन फंक्शनली एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट द चाइल्ड है, ये पैसिव वॉइस में भी काम के लिहाज से सब्जेक्ट का ही काम करेगा, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द ग्लास पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन फंक्शनली ये काम के लिहाज से ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा। इतनी सी बात आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि हम लोग सब्जेक्ट को सेंटेंस का एजेंट भी कहते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का दूसरा रूल ये है कि आप लोग पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अब स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो असल में बी वर्ब की कोई ना कोई फॉर्म होती है। अब बी वर्ब की टोटल 8 फॉर्म्स हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन। बी की ये फॉर्म्स पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होती हैं और बाज़ दफ़ा किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब को इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ज़रूरत के मुताबिक जोड़ दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ पैसिव वॉइस में आप लोग 2 हेल्पिंग वर्ब्स भी एक साथ देखोगे, लेकिन ये बात याद रखना, उन 2 हेल्पिंग वर्ब्स में एक वर्ब हमेशा बी की कोई ना कोई फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में। और अगर हेल्पिंग वर्ब एक हो पैसिव वॉइस में, तो ये याद रखना वो बी की ही कोई ना कोई फॉर्म होगी, यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। इन हेल्पिंग वर्ब्स में से ही कोई हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में यूज़ की जाएगी। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तीसरा रूल ये है कि आप लोग पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई भी फॉर्म दी गई हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो या फोर्थ फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में आप लोगों ने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमेशा आप लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का चौथा रूल ये है कि आप लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है। बाय वर्ड पैसिव वॉइस में एक प्रेपोजिशन का काम करता है और आप लोगों को पता है कि बाय के बाद हम लोग पहले से ही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिख चुके हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, गौर करो ज़रा। बिना हेल्पिंग वर्ब के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो प्रोनाउंस में कुछ चेंजेस की जाती हैं। प्रोनाउंस का मतलब स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं उनको प्रोनाउंस कहते हैं। और बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस जो पर्सन्स के लिए, लोगों के लिए या चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो टोटल 7 हैं। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हुए या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में तब्दील करते हुए हम लोग इन प्रोनाउंस की फॉर्म्स चेंज करेंगे। आई को मी में कन्वर्ट कर देंगे, वी को अस में कन्वर्ट कर देंगे, दे को देम में कन्वर्ट कर देंगे, यू को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में यू ही लिखेंगे, इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे, शी को हर में कन्वर्ट कर देंगे और इट की फॉर्म भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सेम ही रहेगी, इट। इसी तरह से मी को आई में, अस को वी में, दम को दे में, यू को यू में, हिम को ही में, हर को शी में और इट को इट में कन्वर्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग सिंपल पास इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस समझेंगे। तो स्टूडेंट्स कोई भी टेंस हो, चाहे सिंपल पास इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, अगर आप लोग उस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना चाहते हो तो आप लोगों को पहले ये पहचान होनी चाहिए कि दिया गया फिक्रा किस टेंस का है। और टेंस की टाइप पहचानने के लिए आप लोग टेंस में मौजूद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को ढूंढोगे। तो हम लोगों को पता है कि सिंपल पास इंडेफिनिट टेंस में हम लोग कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, बल्कि हम लोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो एक टेंस देखें, अकरम प्लेड फुटबॉल। अकरम ने फुटबॉल खेला। अब इस तरह का टेंस पेपर में आ गया है। अब हम लोगों ने पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। तो हम लोगों ने देखा कि इस टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो हमने फ़ौरन पहचान लिया ये तो सिंपल पास इंडेफिनिट टेंस है। अब टेंस की पहचान हो गई, अब हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि इस टेंस में अकरम ये वर्ड एक सब्जेक्ट है क्योंकि अकरम एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा एक्शन? खेलने का एक्शन। तो अकरम यहाँ पर सब्जेक्ट है और अकरम ने क्या खेला? फुटबॉल खेला। फुटबॉल इस वर्ड ने एक्शन रिसीव किया, तो फुटबॉल वर्ड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और प्लेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब एक्शन को या स्टेट को जाहिर करती है। तो अकरम ने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया? खेलने का एक्शन। क्या खेला? फुटबॉल खेला। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। इस टेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है वर्ब के बाद, तो हम लोग इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसके बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग वर्ब के बाद वाले वर्ड्स को गौर से देखो और ये नोट करो कि सब्जेक्ट ने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो एक्शन कौन सी चीज़ या कौन सा शख्स रिसीव कर रहा है। जैसे कि ये टेंस है, अकरम ने खेला। क्या खेला? फुटबॉल खेला। तो खेलने का एक्शन फुटबॉल इस वर्ड ने रिसीव किया, तो फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाने लगे हैं। पहला रूल अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट्स जब आप लोग पेपर में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने लगो या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने लगो, तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा आप किसी रफ पेज पे इनको सॉल्व कर लेना और फिर नीट पेज पे लिख लेना। तो पहला रूल अप्लाई कर दिया हमने, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दी। फुटबॉल इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फ़िक्रे के शुरू में ले आए और अकरम इस सब्जेक्ट को हम लोग फ़िक्रे के लास्ट में ले गए। अब दूसरा रूल अप्लाई करते हैं। अब हम लोगों ने पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम लोग वाज या वर इन दो हेल्पिंग वर्ब्स का पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे। अब वाज और वर का यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स आप लोगों ने कुछ बातों का ख्याल रखना है। अगर तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जिसे हम सब्जेक्ट की जगह पर ले गए थे वो ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, कोई एक चीज़ है या कोई एक शख्स है, तो तब आएगा वाज। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, तो तब आएगा वर।
अब यू के केस में हमेशा वर आएगा। ये एक अहम बात स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है। यू एक ऐसा वर्ड है जो एक पर्सन के बारे में या ज़्यादा पर्सन्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यू के साथ हमेशा वर आएगा, वाज नहीं आएगा। चाहे यू एक पर्सन के बारे में बात करे या ज़्यादा पर्सन्स के बारे में बात करे। तो हम लोगों ने देख लिया एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये डिसाइड करेगा कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज यूज़ होगा या वर, सिंपल पास इंडेफिनेट टेंस में। तो फुटबॉल एक स्पोर्ट का नेम है, तो हम लोगों ने फ़ौरन समझ लिया पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज़ होगा। तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया वॉज, फुटबॉल वॉज। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तीसरा रूल अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। एक्टिव वॉइस में चाहे जो मर्जी वर्ब की फॉर्म दी गई हो, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। तो प्ले इसकी थर्ड फॉर्म है प्लेड, सेकंड फॉर्म भी प्लेड ही है। तो हम लोगों ने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड का यूज़ कर लिया। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने का चौथा रूल अप्लाई करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है। तो हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड के बाद बाय लगा दिया, और बाय के बाद हम लोगों ने पहले से ही पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाया हुआ है। तो पैसिव वॉइस कुछ यूं बना, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय अकरम। अब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक है। फुटबॉल ये ग्रामेटिकली है सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और फिर ग्रामेटिकली पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अकरम। अब फुटबॉल पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि फुटबॉल ने एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था स्टूडेंट्स कि लॉजिकली एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का ही काम करेगा और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, चाहे इनकी जगह भी बदल दें पैसिव वॉइस में। तो लॉजिकली अकरम अभी भी सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है और फुटबॉल अभी भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ग्रामेटिकली पैसिव वॉइस में फुटबॉल सब्जेक्ट है और अकरम ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेशन करके देखते हैं इन दोनों टेंसेस की। अकरम ने फुटबॉल खेला, एक्टिव वॉइस। फुटबॉल अकरम से खेला गया, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमारा फोकस था सब्जेक्ट पर कि एक्शन किसने परफॉर्म किया, और पैसिव वॉइस में हमारा फोकस था फुटबॉल पर, फुटबॉल के खेले जाने पर। किसने खेला इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बाय अकरम इस फ्रेज़ को हटा भी दोगे यहाँ से तो सेंटेंस ठीक ही होगा, लेकिन स्कूल के पेपर्स में और बोर्ड के पेपर्स में आप लोगों ने बाय के साथ पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना है। अब एक और एग्जांपल देखें, द स्टूडेंट्स बॉट द बुक्स, तालब इल्मों ने किताबें ख़रीदी। अब यहाँ पर इस टेंस में भी कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक्शन स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स इस टेंस में एक सब्जेक्ट है। क्या एक्शन परफॉर्म किया, खरीदने का एक्शन, तो बॉट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और द बुक्स ये इस टेंस का ऑब्जेक्ट है। खरीदने का एक्शन किस वर्ड ने रिसीव किया, द बुक्स ने। क्या चीज़ खरीदी गई, किताबें खरीदी गई। तो इस टेंस में भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इस टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो पहला रूल अप्लाई करते हैं इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देते हैं। द बुक्स ये ऑब्जेक्ट टेंस के शुरू में आ जाएगा और द स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट टेंस के आखिर में चला जाएगा। अब ज़्यादा किताबों की बात हो रही है तो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय बॉट बॉट। तो बाय की थर्ड फॉर्म बॉट का यहाँ पर हमने यूज़ किया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लोगों ने बाय लगा दिया। और आप लोगों को पता है द स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को हम लोग पहले ही ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आए थे, तो पैसिव वॉइस बना द बुक्स वर बॉट बाय द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस को सॉल्व करते हैं। नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है और डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। ये डिफरेंस स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है सिंपल पास इंडेफिनेट टेंस में और नेगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में। तो जो दो एग्जांपल्स हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं उनको ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहली एग्जांपल देखें, अकरम डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अकरम ने फुटबॉल नहीं खेला।
यहाँ पर हम लोगों ने डिड हेल्पिंग वर्ब देखी, डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले देखी, तो हम लोग फ़ौरन समझ गए कि ये नेगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस है। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसका पैसिव वॉइस बनेगा फुटबॉल वाज नॉट प्लेड बाय अकरम। अब स्टूडेंट्स, नेगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड। आप लोगों ने पैसिव वॉइस में डिड नहीं लगाना। पास इंडेफिनिट टेंस के जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर ही इस्तेमाल होगा। तो एक्टिव वॉइस में अकरम ये वर्ड सब्जेक्ट था, डिड ये हेल्पिंग वर्ब था, नॉट एक्टिव टेंस को शो कर रहा था, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और फुटबॉल ऑब्जेक्ट था। फुटबॉल ऑब्जेक्ट को हम लोग फिक्रे के शुरू में ले आए और अकरम सब्जेक्ट को हम लोग फिक्रे के लास्ट पे ले गए। तो अब फुटबॉल स्ट्रक्चर के हिसाब से पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है और अकरम ये वर्ड पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोगों ने वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया क्योंकि फुटबॉल एक स्पोर्ट की बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने नॉट लगाया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई क्योंकि हम लोगों को पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाया। दूसरी एग्जांपल देखें, द स्टूडेंट्स डिड नॉट बाय द बुक्स। तालब इल्मों ने किताबें नहीं खरीदी। अब हम लोगों ने देखा कि डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, डिड के बाद नॉट आ गया और बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ तो हम फ़ौरन समझ गए ये एक नेगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस है और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द बुक्स वर नॉट बॉट बाय द स्टूडेंट्स। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज की, किताबें ज़्यादा थीं तो हमने हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ किया, वर के बाद नॉट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा दिया। इन दोनों टेंसेस की ट्रांसलेशन क्या होगी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अकरम ने फुटबॉल नहीं खेला। एक्टिव वॉइस, फुटबॉल अकरम से नहीं खेला गया। पैसिव वॉइस, तालब इल्मों ने किताबें नहीं खरीदी। एक्टिव वॉइस, किताबें तालब इल्मों से नहीं खरीदी गईं। पैसिव वॉइस। अब स्टूडेंट्स हम लोग इंटेरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस समझेंगे। तो इंटेरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड को फिक्रे के शुरू में लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये हो गया इंटेरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो पहली एग्जांपल देखें, डिड अकरम प्ले फुटबॉल। क्या अकरम ने फुटबॉल खेला। यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब हम फिक्रे के शुरू में ले गए। अकरम इस टेंस में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, उसके बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट लगा दिया और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इस एक्टिव वॉइस को जब हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में लिखेंगे। तो इंटेरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे। फुटबॉल इस टेंस का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए हम लोग टेंस के शुरू में वाज लगाएंगे। अब हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लगाना है और आप लोगों को पता है कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन होता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का हमने पहला रूल अप्लाई कर दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दी। फुटबॉल इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस टेंस में शुरू में ले गए और ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। अकरम इस सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस टेंस में लास्ट पर ले गए और ये बन गया पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अब हम लोग पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद प्लेड हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा दिया और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमने अकरम पहले ही लिख दिया था, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इस तरह से इंटेरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बन गया। वॉज फुटबॉल प्लेड बाय अकरम। दूसरी एग्जांपल देखें, डिड द स्टूडेंट्स बाय द बुक्स। इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनेगा वर द बुक्स बॉट बाय द स्टूडेंट्स। द बुक्स ये प्लूरल ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, तो हम लोग एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के हिसाब से पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज़ करते हैं। द बुक्स ऑब्जेक्ट प्लूरल था एक्टिव वॉइस का तो हमने लगा दिया वर हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में
और पहला रूल हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दी। द बुक्स, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस में शुरू में ले गए और द स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस में आखिर में ले गए। द बुक्स, अब ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है और द स्टूडेंट्स ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। द बुक्स, इस सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने वर्ब बाय की थर्ड फॉर्म लगाई बॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लोगों ने बाय लगा दिया, और बाय के बाद हम लोगों ने पहले से ही द स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट लगा दिया था पैसिव वॉइस का, और इस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बन गया, वर द बुक्स बॉट बाय द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पास्ट, इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझेंगे। इतने मुश्किल एक्टिव पैसिव वैसे बोर्ड के पेपर्स में आते नहीं, लेकिन अगर आ गए तो क्या करेंगे, पहले से ही तैयारी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पास्ट, इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देख लो पहले एक्टिव वॉइस की फॉर्म में। सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वही रूल्स अप्लाई होंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के। बस आप लोगों ने नॉट वर्ड का ख्याल रखना है। नॉट वर्ड पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में ही आएगा। सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले नॉट वर्ड लगाना है। तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाएंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया होगा कि इंटरोगेटिव टेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए हम रूल नंबर 2 को पहले यूज़ करते हैं और रूल नंबर 1 को रूल नंबर 2 के बाद यूज़ करते हैं। यानी कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं पैसिव वॉइस का, उसके बाद बाकी चेंजेस करते हैं। तो फिर से हमें पता है अकरम इस टेंस में, इस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है और फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नॉट ये नेगेटिव टेंस को शो कर रहा है, और डिड हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में है, फिक्रे के लास्ट पर क्वेश्चन मार्क है, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पास्ट, इंडेफिनिट टेंस है। तो पहले पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमने लगा लिया वॉज, क्योंकि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट फुटबॉल सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और इसने ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनना है। तो फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में शुरू में चला गया हेल्पिंग वर्ब वॉज के बाद, और अकरम ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में लास्ट पर चला गया। फुटबॉल के बाद हम लोगों ने नॉट लगाया नेगेटिव टेंस को शो करने के लिए, नॉट के बाद हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। एक्टिव वॉइस में प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, पैसिव वॉइस में हमने प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लगाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लोगों ने बाय लगाया, और बाय के बाद पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अकरम हमने पहले ही लगा दिया था, और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरी एग्जाम्पल देखें, डिड द स्टूडेंट्स नॉट बाय द बुक्स। इसका पैसिव वॉइस बनेगा वर द बुक्स नॉट बॉट बाय द स्टूडेंट्स। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कि हु, व्हाट, विच, हाउ मच, हाउ मैनी, हुज, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ, इनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी वर्ड्स अभी मैंने बोले हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और ये क्वेश्चन वर्ड्स इंटरोगेटिव, पास्ट, इंडेफिनिट टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड से पहले यूज किए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन वर्ड्स में हु ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो हु ये वर्ड मॉडर्न इंग्लिश में जब भी इंटरोगेटिव, पास्ट, इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है तो ये सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल ग्रामर की बात की जाए तो हु ये वर्ड इंटरोगेटिव, पास्ट, इंडेफिनिट टेंसेस में सब्जेक्ट का काम करता है, और जब हु वर्ड इंटरोगेटिव, पास्ट, इंडेफिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम का यूज किया जाएगा, WHOM। तो स्कूल और बोर्ड के पेपर्स में हु की अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाए तो आप लोगों ने वहाँ हु नहीं लिखना, वहाँ हुम लिखना है। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में, मॉडर्न इंग्लिश में हु सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है टेंसेस में। तो हु की एक एग्जांपल देखें एक्टिव वॉइस फॉर्म में, जिसमें हु सब्जेक्ट का काम करेगा। हु एट द मैंगोज, आम किसने खाए। यहाँ पर हु वर्ड एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था जब हु वर्ड
इंटरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंसेस में सब्जेक्ट का काम करे तो हम लोग इंटरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ नहीं करते, बल्कि हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड्स इंटरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंसेस में किस तरह से सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, इसके रिलेटेड डिटेल में वीडियो स्टूडेंट्स पढ़ो लिखो चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। तो पैटर्न हमारे सामने है, हु ये सब्जेक्ट है, एट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और द मैंगोज ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम लोग इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन है कि हम इस तरह के टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये इंटरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस ही है, तो स्टूडेंट्स फिर वही बात ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को ढूंढो। हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो समझ जाना या तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या पास इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यही ऐसे दो टेंसेस हैं जिनकी कुछ फॉर्म्स में हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ नहीं करते। तो अगर किसी इंटरोगेटिव टेंस में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब ना मिले और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो फ़ौरन समझ जाना वो एक इंटरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस ही है और वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड एक सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में हम लोग हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम यूज़ करते हैं। अगर हुम नहीं यूज़ करना चाहते, हु ही यूज़ करना चाहते हो तो वैसे भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पहले से ही ये मशवरा दे रहा हूँ, पेपर्स में आप लोग पैसिव वॉइस बनाते हुए हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम ही यूज़ करना। तो अब इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब यहाँ पर हु सब्जेक्ट है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और द मैंगोज ये एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में जाकर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंगोज ज़्यादा हैं यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पैसिव वॉइस में वर। तो स्टूडेंट्स हु को कन्वर्ट कर देते हैं हुम में और इससे पहले बाय लगा देते हैं। अब छोटी सी चेंज है, बाय हुम को हम लोग फ़िक्रे के आखिर में नहीं लिखेंगे, हम लोग फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे। तो बाय हुम को मैंने फ़िक्रे के शुरू में लिख दिया। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट द मैंगोज के प्लूरल होने की वजह से मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया पैसिव वॉइस में वर हेल्पिंग वर्ब के बाद अब हम लोगों ने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लगाना है और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन होगा, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, यानी कि द मैंगोज अब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। तो वर के बाद द मैंगोज ये सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद अब हम लोगों ने वर्ब लगानी है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो एट ये ईट वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। एक्टिव वॉइस में हम लोगों ने पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो ईट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन और ईटन के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर आप लोग बाय ना लगा देना क्योंकि बाय का हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं। बाय हुम वर द मैंगोज ईटन, किसने आम खाए, एक्टिव वॉइस, किसके ज़रिए आम खाए गए, पैसिव वॉइस। अब इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस दूसरे तरीके से भी बन सकता है। उस तरीके का स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने यूज़ करना है तो आप लोगों को बाय फ़िक्रे के आखिर में यूज़ करना पड़ेगा और फ़िक्रा कुछ यूँ बनेगा, हुम वर द मैंगोज ईटन बाय। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने हुम को बाय के बाद क्यों नहीं यूज़ किया, हम फ़िक्रे के लास्ट पर ले जाते हुम को। तो हम हुम को फ़िक्रे के लास्ट पर नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये रूल है कि क्वेश्चन वर्ड्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ किए जाते हैं इंटरोगेटिव टेंसेस में। अब मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को दोबारा से कह रहा हूँ, आप लोग बाय हुम जो शुरू में यूज़ किया जाता है उस पैटर्न के ज़रिए हु वर्ड वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, और शर्त यह है कि एक्टिव वॉइस में हु सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तब ही आप लोग ऐसा कर सकते हो। अब हम एक ऐसा टेंस देखेंगे जिसमें हु ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ये फ़िक्रा बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, इसका पैसिव वॉइस आप चुटकियों में बना लोगे। अब हु अगर इंटरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आप लोगों को पता है हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम का यूज़ किया जाएगा, जैसे कि हुम डिड यू मीट, तुम किस से मिले। अब स्टूडेंट्स एग्जामिनर आप लोगों को तंग करने के लिए हुम की जगह पर हु भी लगा सकता है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है हु वर्ड मॉडर्न इंग्लिश में सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर में
जो थोड़ी सी पुरानी ग्रामर है उसमें हु अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो उसे हु ही लिखते हैं, और हु अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो उसे हुम लिखते हैं। अब आप लोगों ने कैसे पहचानना है हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप लोगों को फिक्रे को गौर से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हुम डिड यू मीट या हु डिड यू मीट, हु और हुम ये दोनों वर्ड्स अगर इनमें से कोई भी इस तरह के टेंस में यूज़ हो तो वो ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा होगा। और जब हु ऑब्जेक्ट का काम करे तो फिक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है इंटरोगेटिव पास इंडेफिनेट टेंस में। और स्टूडेंट्स एक कॉमन सेंस की बात है कि डिड के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं इंटरोगेटिव टेंसेस में, तो अगर कॉमन सेंस यूज़ करें तो डिड के बाद वाला वर्ड सब्जेक्ट ही होगा और वहाँ पर हु वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ट्रांसलेशन करके देखते हैं। तुम किससे मिले, यहाँ पर मिलने का एक्शन यू ने परफॉर्म किया तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, और हु या हुम इस वर्ड ने मिलने का एक्शन रिसीव किया तो यह है ऑब्जेक्ट। डिड जब हम लोग यूज़ कर लेते हैं इंटरोगेटिव पास इंडेफिनेट टेंसेस में तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और मीट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक लाजमी करेंगे। वो क्या करेंगे, अगर हु दिया गया होगा तो वो उसे हुम में कन्वर्ट कर देंगे, और कुछ क्या करेंगे, अगर हुम दिया गया होगा एक्टिव वॉइस में तो वो पैसिव वॉइस में भी हुम ही लिख देंगे। ये गलती स्टूडेंट्स आप लोगों ने नहीं करनी। लॉजिक ये है, कंसेप्ट ये है, एक्टिव वॉइस में अगर हु ये वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसकी फॉर्म चाहे हु है चाहे हुम है, पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होगा अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में यानी कि हु में। तो पैसिव वॉइस कुछ यूँ बनेगा, हु वाज मेट बाय यू। एक्टिव वॉइस का पैटर्न देख लें। हु एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और मीट वर्ब है। हु या हुम इस ऑब्जेक्ट का हम अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, यानी इसे सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इसे हुम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसका सब्जेक्टिव केस हु ही यूज़ करेंगे। तो हु लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद अब हम लोग पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज़ करते हुए कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हु वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और हु वर्ड हमें ये नहीं बता रहा कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। स्टूडेंट्स इस तरह के केस में आप लोगों ने द रूल ऑफ सिंगुलर डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना है। ये रूल ये बताता है कि अगर इंटरोगेटिव टेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कि हु और व्हाट अगर ऑब्जेक्ट का काम करें जो कि पैसिव वॉइस में जाकर सब्जेक्ट में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड्स ये जाहिर ना करें कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करोगे, यानी कि इंटरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे अगर हमें ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। हु डिड यू मीट, तुम किससे मिले। अब हो सकता है यहाँ पर यू इस सब्जेक्ट ने किसी एक पर्सन से मुलाकात की हो या ज़्यादा पर्सन्स से मुलाकात की हो, तो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट वॉज का यूज़ करना, हु वॉज मेट बाय यू। ये बन गया पैसिव वॉइस हु डिड यू मीट इस एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लें। हु यहाँ पर अब सब्जेक्ट है, वॉज आ गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई मेट, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाया जाता है, तो बाय भी लगा दिया और पैसिव वॉइस में यू बन गया ऑब्जेक्ट और फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्वेश्चन वर्ड व्हाट के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सॉल्व करते हैं। इंटरोगेटिव पास इंडेफिनिट टेंस में व्हाट अगर सब्जेक्ट का काम करे तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं करेंगे एक्टिव वॉइस में, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये बात फिर से नोट कर लें स्टूडेंट्स, अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तभी उसका पैसिव वॉइस बन सकता है। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो एग्जांपल देखते हैं। व्हाट कॉज्ड द प्रॉब्लम, यहाँ पर व्हाट सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कॉज्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और द प्रॉब्लम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक प्रॉब्लम की बात की गई है, तो हम सिंपल क्या करेंगे,
बाय को वट से पहले लिख देंगे बाय वट, और फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे द प्रॉब्लम, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और बाय व्हाट हमने स्टूडेंट्स ये पहले ही लिख दिया, ये है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। हम लोग बाय वर्ड को सेंटेंस के आखिर में भी लिख सकते हैं, तब पैसिव वॉइस कुछ यूँ बनेगा व्हाट वाज द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, आप लोग बाय वर्ड को पैसिव वॉइस में शुरू में ही यूज़ करना। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब एक ऐसा एक्टिव वॉइस देखते हैं जिसमें व्हाट वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करेगा। व्हाट डिड यू बाय, अब व्हाट वर्ड ये क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम व्हाट से पहले बाय नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है व्हाट वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो पैसिव वॉइस में जाकर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और बाय वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं किया जाता। ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक पर अपने रजिस्टर पर लिखते जाएं, क्योंकि इंटरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एडवांस्ड एक्टिव पैसिव की बात हो रही है। व्हाट डिड यू बाय, इस एक्टिव वॉइस में व्हाट वर्ड ये ऑब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू ये सब्जेक्ट है, और बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टेंस के अंदर डिड का यूज़ क्यों किया गया, क्योंकि व्हाट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं व्हाट वॉज बॉट बाय यू। अब पैसिव वॉइस में व्हाट ये बन गया सब्जेक्ट। अब सिंगुलर चीज़ खरीदी गई या प्लूरल चीज़ खरीदी गई ये नहीं हमें पता, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा दिया, और बाय के बाद यू लगा दिया, यानी कि बाय के बाद हम लोगों ने पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगा दिया यू, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब स्टूडेंट्स विच, हाउ मच, हाउ मैनी और हुज ये भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि इंटरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या तो सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे या ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे। इन क्वेश्चन वर्ड्स के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने बहुत इजी हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ कोई ना कोई नाउन लाजमी यूज़ होगा। अगर तो इंटरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो समझ जाना वो क्वेश्चन वर्ड और उसके साथ वाला नाउन मिलकर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे, और अगर डिड हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो फ़ौरन समझ जाना वहाँ पर वो क्वेश्चन वर्ड और उसके साथ मौजूद नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे मिलकर। और इस बात का भी ख्याल रखना कि जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड और नाउन मिलकर सब्जेक्ट का काम कर रहे हों, पैसिव वॉइस बनाते हुए आप लोग बाय वर्ड को उस क्वेश्चन वर्ड से पहले यूज़ कर लेना। इन क्वेश्चन वर्ड्स के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एग्जांपल्स स्क्रीन पर शो हो रही हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अपने रजिस्टर पर नोट कर लो। बाकी बचे क्वेश्चन वर्ड्स व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, ये एक्टिव वॉइस में ना सब्जेक्ट का काम करते हैं ना ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, बल्कि ये एडवर्ब्स का काम करते हैं, तो इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होगा एक्टिव वॉइस में। इनके रिलेटेड एग्जांपल्स भी नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्वेश्चन वर्ड वाले एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल देखें, हु एट द एप्पल, इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय हुम वॉज द एप्पल ईटन। अब स्टूडेंट्स आप लोग इमेजिन कर लो कि आप लोगों को यहाँ पर हु वर्ड का आंसर पता है, आप लिख लो यहाँ पर द बॉय एट द एप्पल। अब आप लोगों के पास द बॉय ये सब्जेक्ट भी मौजूद है और द एप्पल ये ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है एट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, द एप्पल वाज ईटन बाय द बॉय। अब इस पैसिव वॉइस को इंटरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। तो इंटरोगेटिव टेंस में क्या होता है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले जाते हैं, तो वॉज को फिक्रे के शुरू में ले जाओ। वॉज के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का द एप्पल, तो वॉज के बाद लिख दो द एप्पल। सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग बाय लगाते हैं, तो यहाँ पर बाय लगा दो। अब बाय के बाद क्या आएगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अब पहले वाले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरफ देखो, हु एट द एप्पल और बाय हुम वाज द एप्पल ईटन।
एक्टिव वॉइस में हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो पैसिव वॉइस में हु किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो बाय के बाद हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम लिख दो, बाय हुम। अब इस स्ट्रक्चर को रीअरेंज करो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि क्वेश्चन वर्ड्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आते हैं। तो बाय हुम को फिक्रे के शुरू में ले जाओ, तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा बाय हुम वॉज द एप्पल ईटन, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग किसी भी क्वेश्चन वर्ड वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग बाय वर्ड को पैसिव वॉइस में आखिर में रखना चाहते हो, आखिर में लगाना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आप बाय वर्ड लगा सकते हो। और बाय हुम तभी आएगा जब एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। अब स्टूडेंट्स प्रोनाउंस जिनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यूज़ करते हुए, उनके रिलेटेड भी एक एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। आई रोट एन एसे वॉज रिटन बाय मी, ही प्लेड हॉकी, hockey was played by him, she got good marks in the exam, good marks were got or gotten by her in the exam, it ate the grass was eaten by it, they learnt or learned the lesson was learnt or learned by them, we completed our task was completed by us, you drank water from my bottle, वाटर वाज ड्रंक फ्रॉम माई बोटल बाय यू। लास्ट वाले एक्टिव वॉइस में कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन हो सकता है कि इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो फ्रेज़ है फ्रॉम माई बोटल, इसको हम पैसिव वॉइस में दरमियान में लिखेंगे या आखिर में लिखेंगे? वैसे तो दोनों तरीक़ों से ही ठीक है, चाहे आप लोग फ्रॉम माई बोटल इस फ्रेज़ को पैसिव वॉइस में लास्ट पे लिख लो या दरमियान में लिख लो, लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि अगर फ्रेज़ छोटी है, 2-3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो आप लोग उसे दरमियान में लिखो, यानी कि वर्ब के बाद लिखो और लास्ट पर बाय यू ये फ्रेज़ लगा दो, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमारा फोकस एक्शन के कंप्लीट होने पर होता है। जिस शख्स ने या जिस चीज़ ने एक्शन परफॉर्म किया होता है उस पर हमारा फोकस नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस में अगर फ्रेज़ बहुत बड़ी है, ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो आप लोग बाय और ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखो और उस लॉन्ग फ्रेज को पैसिव वॉइस में लास्ट पर लिखो। अब स्टूडेंट्स ऐसे पैसिव वॉइस की बात करते हैं जो कि पेपर्स में अक्सर आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता, और कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसको हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे पैसिव वॉइस को हम लोग एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे केसेस में ऑब्जेक्ट खुद से लगाना पड़ता है। एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, द कार वाज रिपेयर्ड। अब पेपर्स में आप लोगों को ये नहीं बताया जाएगा कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, सिंपल ये लिखा होगा कि इन टेंसेस की वॉइस चेंज करें। अब जिस स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर हैं वो ही पहचान पाएगा कि दिया गया टेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। द कार वाज रिपेयर्ड ये एक पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड का यूज़ किया गया है और उससे पहले वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है, और वॉज पास इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो पहचान लिया कि ये एक पैसिव वॉइस है पास इंडेफिनिट टेंस का। गाड़ी की मरम्मत की गई, लेकिन गाड़ी की मरम्मत किसने की? गाड़ी ठीक किसने की? अब अगर कॉमनली बात करें तो ज़्यादातर गाड़ी को मैकेनिक ही ठीक कर सकता है, तो यहाँ पर हम लोग खुद से ऑब्जेक्ट लगा देंगे पैसिव वॉइस का बाय अ मैकेनिक। तो अब आसानी से इसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा अ मैकेनिक रिपेयर्ड द कार। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि अब हमने वाज क्यों नहीं लगाया? वाज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये सिंपल पास इंडेफिनिट टेंस है, और सिंपल पास इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये पता ही नहीं कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, वहाँ पर आप लोग बाय समवन या फिर बाय देम लगा देना। फॉर एग्जाम्पल द एसे वॉज रिटन, इसके साथ खुद से एक ऑब्जेक्ट अटैच कर देते हैं बाय समवन, तो इसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा समवन रोट द एसे। तो अगर तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि टेंस के अंदर एक्शन किसने परफॉर्म किया, तो पैसिव वॉइस में आप उस ऑब्जेक्ट का कॉमन नेम मेंशन कर देना। लेकिन अगर आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि एक्शन किसने परफॉर्म किया या पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, तो वहाँ पर आप लोग बाय समवन ही लगा देना, या कुछ केसेस में आप लोग बाय देम भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज़पेपर्स वर बॉट, यहाँ पर खुद से आप लगा लो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का देम,
और इसका एक्टिव वॉइस बनेगा दे बॉट द न्यूज़पेपर्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितने भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाए हैं, उनमें जो भी वर्ब्स यूज़ की गई वो सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स थीं। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन वर्ब्स का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, और जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनका ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं जिनका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता और ना ही उन वर्ब्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है। ऐसी वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल द कैट स्लेप्ट, बिल्ली सो गई। अब स्टूडेंट्स इस वर्ब स्लेप्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, बिल्ली सो गई, बात ख़त्म हो गई। इस वर्ब का एक्शन कोई भी वर्ड रिसीव नहीं करता, इस वजह से इस वर्ब का स्लेप्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता और इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। आप लोग ये गलती मत करना, स्लेप्ट वाज बाय द कैट। अब ये टेंस कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है द कैट स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पर फ्लोर ऑब्जेक्ट है तो जल्दी से इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्लोर ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब स्लेप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो स्लेप्ट वर्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक और एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, दे रैन, वो दौड़े। अब स्टूडेंट्स इस वर्ब रैन का भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस वजह से ये वर्ब एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ये टेंस कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है दे रैन इन द प्ले ग्राउंड। अब कुछ स्टूडेंट्स फिर से यही सोचेंगे कि यहाँ पर प्ले ग्राउंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर प्ले ग्राउंड प्रेपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब रैन का ऑब्जेक्ट नहीं है। सो स्टूडेंट्स इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इंशाल्लाह जल्द ही मैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पर एक डिटेल में वीडियो बनाकर पढ़ो लिखो चैनल पर अपलोड कर दूंगा। स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ और इंट्रांजिटिव वर्ब्स और उनके रिलेटेड टेंसेस स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोग टेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो व्हाट और whom इन सवालों के जवाब तलाश करो। पहली बात तो यह है कि आप लोग वर्ब के बाद देखो कौन सा वर्ड आ रहा है और फिर क्वेश्चन पूछो खुद से, व्हाट यानी कि क्या, whom यानी कि किसे या किसको। अब एक एग्जांपल देखो, दे एट अ केक, उन्होंने एक केक खाया। अब इस टेंस में वर्ब है एट, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी खाया। उन्होंने खाया, खुद से क्वेश्चन पूछो क्या खाया, तो व्हाट का क्या का आंसर मिल गया, केक खाया। तो यहाँ पर एट वर्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है और इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। दे मेट देयर टीचर, वो अपने उस्ताद से मिले। वो मिले, किस से मिले, तो यहाँ पर किस से का whom का आंसर मिल गया टीचर। तो इस टेंस में मेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है और इस टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। बाकी जो दो एग्जांपल्स अभी हमने सॉल्व की थी, द कैट स्लेप्ट और दे रैन, यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। बिल्ली सो गई, यहाँ पर क्या या किसे या किस से इसका आंसर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर स्लेप्ट वर्ड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह दे रैन में रैन वर्ड इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर भी व्हाट का और whom का यानी क्या, किसे और किस से का आंसर नहीं मिल रहा, तो ये दोनों टेंसेस पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं किए जा सकते। अब स्टूडेंट्स वाज के रिलेटेड कुछ टेंसेस आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज हैप्पी। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पर वॉज वर्ड पास इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, तो ये एक पैसिव वॉइस है पास इंडेफिनेट टेंस का। लेकिन स्टूडेंट्स ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर वॉज ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये लिंकिंग वर्ब भी है। वॉज लिंकिंग वर्ब ही सब्जेक्ट को एडजेक्टिव हैप्पी के साथ कनेक्ट कर रही है। और अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर कोई भी एक्शन शो नहीं किया जा रहा, सिर्फ सब्जेक्ट ही की हालत बताई जा रही है कि वो खुश था। ही यहाँ पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। अब एक और टेंस देखें, ही वाज अ टीचर, वो एक उस्ताद था। अब ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है, यहाँ पर ही वर्ड एक सब्जेक्ट है, वाज वर्ड यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और अ टीचर यहाँ पर एक नाउन है। तो यहाँ पर ही ये सब्जेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इस तरह के टेंसेस को सिंपल पास्ट टेंसेस कहा जाता है और ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है।
स्क्रीन पर स्टूडेंट्स कुछ टेंसेस आप लोगों को शो हो रहे होंगे, इनकी वॉइस चेंज करो। तो स्टूडेंट्स ये थे पास इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आप लोगों को किसी कंसेप्ट की समझ ना आई हो तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। और फिर भी अगर किसी कंसेप्ट की समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना। तो आज की वीडियो फिर यहीं पे एंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेहनत करते रहो और पढ़ो लिखो चैनल पर पढ़ते लिखते रहो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।